हेलो, सलाम, नमस्ते। जीएस डीप में आपका स्वागत है। आज हम पहला सेट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कुल 50 सवाल है। अंत तक बने रहिए और कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर आया। तो चलिए, पहला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। बेहद आसान सवाल है। आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन। देखिए, प्राचीन भारत में वैसे तो बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, लेकिन 4 विश्वविद्यालय ऐसे थे जो पूरे विश्व में विख्यात थे। और ये 4 विश्वविद्यालय थे: नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदनपुरी विश्वविद्यालय, और एक और था चौथा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान नालंदा जिला में अवस्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान के भागलपुर में, और उदनपुरी विश्वविद्यालय वर्तमान के बिहार शरीफ में था। तो यहाँ से एक और सवाल बन जाता है कि बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? उदंतपुरी। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान के पाकिस्तान में है। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमार गुप्त ने कराया। इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया, और उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया? गोपाल ने। अब जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 6वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी। 6वीं सदी ईसा पूर्व। इसलिए इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि इसकी स्थापना किसने कराई। तो हम सिर्फ 3 याद रखेंगे। आई रिपीट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने, उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। चलिए, उम्मीद करते ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? देखिए, बुद्धिज्म से किसी भी एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है बौद्ध संगीति। बुद्धिज्म के लिए सबसे फेवरेट जो टॉपिक है वो क्या है? बौद्ध संगीति। तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। मैंने बिल्कुल क्रम में लगा दिया इसे। जो पहला बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। आई रिपीट, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में। जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था, तो पहला बौद्ध संगीति किसने कराया था? पहला बौद्ध संगीति कराया हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु ने। पहला किसने कराया? अजात शत्रु ने। दूसरा किसने कराया? कालाशोक। ये जो कालाशोक था, ये शिशुनाग वंश का था। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, इसका आयोजन किसने कराया? तो मौर्य का महान शासक अशोक ने। किसने कराया? अशोक ने। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसका आयोजन कुषाण का महान शासक कनिष्क ने कराया। किसने कराया? कनिष्क ने। आई रिपीट, पहला राजगीर अजातशत्रु, दूसरा वैशाली कालाशोक, तीसरा पाटलिपुत्रा अशोक, चौथा कुंडलवन कश्मीर कनिष्क। विजिट क्लियर। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। वेदांग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं और बिल्कुल ये आपके जुबान पे होने चाहिए। पहला है कल्प, दूसरा है शिक्षा, तीसरा निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है। चौथा सवाल, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। देखिए, ये हिमालयन रेंज के ये पर्वत श्रेणी है, और ये बहुत फेवरेट सवाल है किसी भी एग्जाम के लिए, और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला। इसको बिल्कुल क्लियर ही कर दे रहा मैं। तो ये हिमालयन श्रेणी है। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो सबसे पहले आता है काराकोरम। पहले क्या आता है? काराकोरम। फिर क्या आएगा? लद्दाख, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। फिर जस्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, और सबसे अंत में सबसे उत्तर की तरफ शिवालिक। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है याद करने का। कल जाएंगे पीडीएस लेने। अच्छा, कल पीडीएस लेने जाएंगे, ऐसा याद नहीं करना है। कल जाएंगे पीडीएस लेने। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जाएंगे जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। आई रिपीट, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर,
पीरपंजाल, धौलधर और शिवालिक। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद हो गया होगा। नॉर्थ से साउथ कल जाएंगे पीडीएस लेने। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और शिवालिक। अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा काराकोरम, जस्कर, पीरपंजाल, धौलाधर। ठीक है। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सवाल पे ध्यान देना है, सत्य नहीं है। देखिए ये लोग शासक हैं और आपको पता होगा ये किस साम्राज्य के शासक हैं। तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं और ये लोग यात्री हैं जो इनके दरबार में आए हुए हैं कभी। और सवाल सामने है। देवराय प्रथम के काल में निकोली कोंटी जी आए थे, ये बिल्कुल सही है। और ये निकोली कोंटी कहाँ के थे? ये इटालियन थे। वहीं इटालियन, हाँ समझ रहे हैं ना, राहुल गांधी के नानी के घर। दूसरा, देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक, ये भी आए थे, सही है। ये फारसी थे, फारस के थे। फारस को आज ईरान बोलते हैं, तो ये क्या थे? ईरानियन थे। ठीक है। कृष्णदेवराय प्रतापी शासक विजयनगर साम्राज्य का, इनके काल में बारबोसा आया। बारबोसा एक पुर्तगीज यात्री था, तो ये भी सही है। अच्युत देवराय के काल में डोमिगो पायस नहीं आया था। कृष्णदेवराय के काल में 2 यात्री आए थे, दोनों पुर्तगाली, एक बारबोसा और दूसरा डोमिगो पायस। एक बारबोसा, दूसरा डोमिगो पायस। तो अच्युत देवराय के काल में कौन आया था भाई? अच्युत देवराय के दरबार में आया था नूनीज। कौन आया था? नूनीज। आई रिपीट, अच्युत देवराय के दरबार में नूनीज आया था। कौन आया था? नूनीज। और ये पुर्तगीज था, पुर्तगाल का था। ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहा। देवराय प्रथम के काल में निकोली कोंटी आया, कहाँ का था ये? इटली का। देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज़ाक आया, फारसी था। कृष्णदेवराय के काल में 2 यात्री आए। देवराय के काल में 2 यात्री, एक बारबोसा, दूसरा डोमिगो पायस। ये दोनों को दोनों थे पुर्तगीज। और अच्युत देवराय के काल में आया नूनीज। अच्युत देवराय के काल में कौन आया? नूनीज। ये भी क्या था? पुर्तगीज था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। अब देखिए जो फ्यूज होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। जो फ्यूज होता है, जब भी वोल्टेज ओवरलोड होता है, तो फ्यूज कट के बाकी सर्किट को जलने से बचा लेता है। ठीक है। अब जो फ्यूज है वो क्या हो रहा है? कट हो रहा है। फ्यूज कट हो रहा है। तो फ्यूज कैसे कट होगा? हीट से। अब हीट कैसे जनरेट होती है? जब भी उच्च प्रतिरोधक क्षमता होगी तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी। उच्च प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हीट, तो पहले उच्च प्रतिरोधक क्षमता, अब वो मेल्ट हो जाता है। हीट इतनी बढ़ जाती है कि जो वायर है, जो फ्यूज है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट कब होगा? जब निम्न गलनांक होगा। मेल्ट कब होगा? जब निम्न गलनांक होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या होगा? उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अगला सवाल, मल मूत्र का रंग पीला होने का कारण। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं इसे। देखिए भाई, जो खून का रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? सबको पता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। खून का, ब्लड का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन खून का श्वेत और नीला रंग किसकी वजह से होता है? ये हीमोसील या फिर हीमोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, हीमोसील या फिर हीमोसाइनिन की वजह से होते हैं। अब देखिए ये 2 सीरम है और ये कहाँ से निकलते हैं? लीवर से। 2 सीरम, एक बिलिरुबिन और दूसरा बाइलरुबिडिन, ये कहाँ से निकलते हैं? लीवर से निकलते हैं। जो पहला सीरम है बिलिरुबिन, इसका अगर स्राव ज़्यादा हो गया तो इससे होगा क्या? त्वचा, जीभ, आह का रंग क्या हो जाएगा? पीला। त्वचा, जीभ और आह का रंग क्या हो जाएगा? पीला। ठीक है, बिलिरुबिन की वजह से। अब जब भी जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस,
तो जन्डिस में होता क्या है, आँख पीला हो जाता है, जीभ पीला हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है। तो जन्डिस में बिलिरुबिन की स्रवण ज़्यादा हो जाती है लीवर से, ठीक है। दूसरा जो सीरम है वो बाइलरुबिडिन है। बाइलरुबिडिन अगर ज़्यादा स्रावित हो जाएगा तो जो मल मूत्र का रंग है वो क्या होगा, हरा होगा। क्या होगा, हरा होगा, ठीक है। आई रिपीट, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, सॉरी, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। खून का रंग श्वेत और नीला होता है हीमोसिल और हीमोसाइनिन की वजह से। त्वचा, जीभ, आँख का रंग पीला होता है बिलिरुबिन की वजह से। और मल मूत्र का रंग हरा होता है बाइलरुबिडिन की वजह से। विजिट क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। देखिए ये बहुत ही फेमस नाम है। इन्होंने क्या क्या ढूंढा? तो इन्होंने सबसे पहले ढूंढा हाइड्रोजन। इन्होंने क्या ढूंढा? हाइड्रोजन। और दूसरा इन्होंने बैक्टीरिया ढूंढा। क्या ढूंढा? बैक्टीरिया। तो इनके नाम पे दो खोज है, एक हाइड्रोजन और दूसरा बैक्टीरिया। अब रॉबर्ट हुक साहब 1665 में इन्होंने क्या बनाया? सरल सूक्ष्मदर्शी। इन्होंने क्या बनाया? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो रॉबर्ट हुक 1665 क्या बनाएंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। जे जॉनसन एंड जेड जॉनसन इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किया। और नोल एंड रस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए यहाँ पे तीन तरह के माइक्रोस्कोप हो गए, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं फटाफट। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक उत्तल लेंस होता है और ये प्रकाश पुंज पे काम करता है। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? दो उत्तल लेंस होता है और ये भी प्रकाश पुंज पे काम करता है। और तीसरा जो माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी दो उत्तल लेंस होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन बीम पे काम करता है, ठीक। तो कुल तीन तरह के माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। विजिट क्लियर। आगे बढ़े। अगला सवाल, निम्न में से किससे वायु का वेग मापते हैं? वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी किससे निकालेंगे भाई? बैरोमीटर, बचपन से पता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर से क्या मापेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा है मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? मैनोमीटर से फ्लूइड का प्रेशर मापते हैं, ठीक है। फ्लूइड का प्रेशर मापते हैं। अब फ्लूइड मतलब क्या होता है? अब फ्लूइड में जो फ्लूइड है, फ्लूइड प्रेशर। अब फ्लूइड में गैस भी आएगा और इसमें लिक्विड भी आएगा। तो प्रेशर तो मापते हैं, लेकिन ये प्रेशर क्लोज वेसल्स के अंदर होता है, ठीक है। मैनोमीटर से फ्लूइड का प्रेशर मापते हैं। फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड, लेकिन कंडीशन है कि ये क्लोज वेसल्स के अंदर होना चाहिए, मतलब एक ऐसी वेसल के अंदर होना चाहिए जो बिल्कुल क्लोज हो। तो उसका हम प्रेशर किससे मापेंगे? मैनोमीटर से, ठीक है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं? समुद्र की डेप्थ मापते हैं। और लास्ट जो है एनीमोमीटर से विंड का वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों मापते हैं। तो एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? विंड के वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। आई रिपीट, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, मैनोमीटर से फ्लूइड का दाब, एनीमोमीटर से वायु का वेग और दिशा, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। विजिट क्लियर। अगला सवाल, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बेहतरीन सवाल है, इसे बिल्कुल याद रखना है। आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। 11वां सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बताइए भाई। राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। अब देखिए ये भाग 5 राष्ट्रपति के बारे में, भाग
भाग 5 अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फटाफट इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके पूरा इसे याद कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे सवाल आता है। ऐसे करके हम अलग अलग टॉपिक पे ऐसे ही डाल डाल के याद करा देंगे, पूरी अनुच्छेद याद करा देंगे, बस साथ बने रहिए। देखिए जो 53 52 जो अनुच्छेद 52 है, अभी नहीं दिख रहा, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में है प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 52 में प्रेसिडेंट। ठीक है, अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों और मंत्रिमंडल के सहायता से इस शक्ति का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। ठीक है, तो 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में लिखा है राष्ट्रपति में ही कार्यपालिका की समस्त जो शक्ति है वो निहित होगी। अब देखिए 54-55 में, किसमें, 54-55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन है। ठीक है, तो 54 में है कि निर्वाचक मंडल, कौन से लोग इलेक्ट करेंगे, निर्वाचक मंडल 54 में। अब चलो निर्वाचक मंडल वो तय हो गया कि भाई ये लोग, ये एक अलग टॉपिक है, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो निर्वाचक मंडल के बाद से अब चुनाव का तरीका आएगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति को किन तरीकों से चुना जाए, तो 55 में चुनाव का तरीका। अब राष्ट्रपति चुन लिए गए तो कितने साल के लिए चुने जाएंगे भाई, 5 साल के लिए, तो 56 में कार्यकाल। ठीक है, 57 में पुनः निर्वाचन, क्या फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, 57 में। योग्यता, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, 58 में। अयोग्यता 59 में, और शपथ 60 में, स से शपथ, स से 60, और 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग। आई रिपीट, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन का तरीका। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन। 58 योग्यता, 59 अयोग्यता, 60 शपथ और 61 महाभियोग। राष्ट्रपति के बारे में भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेके 61 के बीच संविधान में दिया हुआ है। विजिट क्लियर। अगला सवाल, निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये भी बेहतरीन सवाल है, आइए देखते हैं। अब देखिए, प्रमुख रूप से 6 तरह के विटामिन हैं, ए बी सी डी और के। ए बी सी डी और के, ए बी सी डी ई और के। तो इसमें जो बी सी है, विटामिन बी सी, ये विटामिन बी सी पानी में घुलनशील है। कहाँ? पानी में घुलनशील है, इसलिए ये शरीर में स्टोर नहीं होता है। इसलिए बी और सी बराबर हमें लेते रहना चाहिए, क्योंकि वो पानी में घुल के शरीर से बाहर निकल जाता है, ये शरीर में स्टोर नहीं होता है। और बाकी के जो विटामिन है 4, कीड या फिर कीड़ा, कीड विटामिन के ई ए डी, ये वसा में घुलनशील है, इसलिए ये क्या होते हैं, शरीर में स्टोर होते हैं। आई रिपीट, 2 विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी के 4 विटामिन कीड, के ई ए डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये शरीर में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील है विटामिन बी। आगे बढ़ते हैं, 13वां सवाल, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? देखिए, ये भी एक बेहतरीन सवाल है, इसको हम देखते हैं। जो स्टोमक है, अमाशय में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जठर ग्रंथि। अमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि, और इस जठर ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। एसीएल तो एक एंजाइम नहीं है, 4 प्रकार के गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। पहला एसीएल, बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ध्यान से इसे बिल्कुल अभी है ना पूरा एकदम रट जाना है। ठीक है, तो पहला है एसीएल। इसका काम क्या है, ये भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार के भोजन को सड़ने से बचाता है।
HCl अमाशय से स्रावित होता है, अमाशय की जठर ग्रंथि से, और इसका सिर्फ एक ही काम है कि खाना में जितने भी बैक्टीरिया आएंगे उसको क्या करेगा, किल कर देगा, उसे मार देगा, बस इसका काम खत्म। अब दूसरा जो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा वो पेप्सिन होगा। पेप्सिन का काम क्या है, भोजन में जो प्रोटीन है उसको पचाता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में तोड़ता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और जो चौथा है, तीसरा है रेनिन। रेनिन का काम क्या है कि प्रोटीन, जो मिल्क में प्रोटीन है जिसको क्या बोलते हैं, कैसीन, मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैसीन। कैसीन को कैसीनोजेन में बदलता है, कैसीन को कैसीनोजेन में बदलता है कौन, रेनिन। और जो चौथा है, चौथा गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या है, वसा को तोड़ना। तो देखिए एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। HCl का काम है बैक्टीरिया को मारना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना यानी प्रोटीन का पाचन, रेनिन का क्या काम है, जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, उसको कैसीनोजेन में तोड़ना यानी ये मिल्क प्रोटीन का पाचन कर रहा है। गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है वसा का पाचन। ठीक है। अब ऑप्शन में एक ट्रिप्सिन था। ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज, इंग्लिश क्या होता है, अग्नाशय का पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से निकलता है। और ये प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में कौन बदलता है, ये ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से। और जो इसका लास्ट वाला जूस है म्यूसिन, म्यूसिन, तो देखिए ये म्यूसिन मुख गुहा में निकलता है। मुख गुहा में दो निकलते, एक तो टाइलिन हो गया, दूसरा म्यूसिन हो गया। ठीक है। टाइलिन का काम क्या है, टाइलिन का काम क्या है, कार्ब्स को पचाना। टाइलिन का काम है कार्ब्स का पाचन करना, जो कार्बोहाइड्रेट्स है। और म्यूसिन का क्या काम है, भोजन को लुगदी बनाने में सहायता करता है। ठीक है, भोजन को लुगदी बनाने में सहायता करता है। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये सवाल बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाया जाता है कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, कौन से एलिमेंट कितने मात्रा में है। तो जब हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट की, जब बात करेंगे पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट में भूपर्पटी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 46.6%, 46.6%। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, आयरन की, तो पूरे पृथ्वी में आयरन सबसे ज़्यादा होता है। पूरे पृथ्वी की अगर बात करें, होल पृथ्वी, ठीक है, इसमें हम क्रस्ट भी शामिल करेंगे, इसमें हम मेंटल भी शामिल करेंगे और कोर भी शामिल करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन। सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन। और ये कितने परसेंट है, 35%। आयरन कितना परसेंट है, बता दो भैया, 35%। तो यहाँ से दो सवाल, पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, पूरे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आयरन। कौन सा तत्व, आयरन, लोहा। ठीक है, कितना परसेंट, 35%। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितना, 46.6%। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए भाई, सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। तो इसे याद रखना है, सबसे ज़्यादा जनजाति भील, उसके बाद से गोंड, ये ऑर्डर है। ठीक है, पहले भील, फिर गोंड और फिर संथाल। ठीक है, ये पश्चिमी भारत में पाया जाता है भील, और ये जो गोंड है ये मध्य भारत में, और संथाल मुख्य रूप से झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ से कुछ सवाल और ले लेते हैं। अगर सवाल आए कि भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जनजाति ये होगा भील। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि दक्षिणी भारत में, कहाँ पे, दक्षिणी भारत में, तो आएगा टोडा। दक्षिणी भारत में सबसे बड़ी जनजाति समूह टोडा। ठीक, अगर यही सवाल आ जाए कि पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में सबसे बड़ी जनजाति समूह क्या होगी, गोंड।
सॉरी सॉरी संथाल, पूर्वी भारत में संथाल, पूर्वी भारत में संथाल। और लास्ट अगर आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति क्या होगा भैया? मीणा। क्या होगा? मीणा। इसे याद रखना है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा। आई रिपीट, पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा। विजिट क्लियर? अगला सवाल, सतलज तथा काली नदी के बीच हिमालय के भाग को कहता है। ये भी सवाल बार बार एग्जाम में आता है और इसको हम आज बिल्कुल क्लियर ही कर दे रहा। तो देखिए समझते हैं। ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन है। हिमालय का कौन सा विभाजन है? प्रादेशिक विभाजन। देखिए पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सा नदी है? सिंधु नदी। सबसे पश्चिम में क्या है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, यानी ये मुख्य रूप से पंजाब वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। अब जो अगला सतलज नदी से लेके काली नदी, सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच जो हिमालय वाला भाग है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? इस काली नदी से तीस्ता नदी, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का भाग है उसको बोलेंगे नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय। एंड नेक्स्ट हम कहाँ आ गए? तीस्ता नदी से लेके लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे? असम हिमालय। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। आई रिपीट, सिंधु सतलज के बीच की जो हिमालय है पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच की हिमालय कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता के बीच की हिमालय नेपाल हिमालय, तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच की हिमालय असम हिमालय। विजिट क्लियर? अगला सवाल, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये वही राजकुमार थे जो गांधी जी को कहाँ ले गए थे? चंपारण। और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ये बिहार स्पेशल का सवाल है, इसे याद रखना है। मुरली भरवा। आंसर क्या होगा इसका? मुरली भरवा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखो भैया, राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अगर पूछ दे राष्ट्रपति का पद तो यूएसए से। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन सवाल यहाँ पे राष्ट्रपति का पद नहीं है, सवाल है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो चुनाव की प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है, फटाफट एक बार और इसमें सवाल देख लेते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है भाई? ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। ठीक है। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। यूएसए से फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल, प्रस्तावना। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ठीक है। आई रिपीट, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, यूएसए से मूल अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। अगला देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? सबको पता है, मोहम्मद बिन कासिम। 712 में सबसे पहले सिंध पे आक्रमण किया। शासक दाहिर था, भाग गया। ठीक है। कहाँ पे आक्रमण किया? सिंध पे, सिंध क्षेत्र पे 712 में। कब किया? 712 में। फिर 713 में मुल्तान को जीता। तो ये पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। और एक और सवाल यहाँ से बनता है कि भारतीयों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो जजिया कर लगाने वाला यही था, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर किसने लगाया था? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। अब देखो, ये जजिया कर जो लगाया था, ये जजिया कर क्या था? थोड़ा सा मैं बता दे रहा। जजिया कर वैसा कर था, वैसे लोगों पे लगाया जाता था जो युद्ध तो कर सकते थे लेकिन युद्ध नहीं करते थे। जजिया कर किस पे लगता था? ये नॉन मुस्लिम पे लगता था। और वैसे लोगों पे जो युद्ध में जा सकते हैं लेकिन युद्ध में नहीं जाते थे, तो उनके
रक्षा के बदले में, सुरक्षा के बदले में कुछ टैक्स लिए जाते थे जिनको जजिया कर कहा गया। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर लगाया और इसने 5 ब और 1 म, ठीक है, बूढ़ा, बेरोजगार, ब्राह्मण, विकलांग, बच्चा और महिला को इस जजिया कर से बाहर रखा क्योंकि ये लोग युद्ध में नहीं जा सकते थे। विजिट क्लियर? आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। बेस निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? सही है, ठीक है। तो देखो बांदीपुर, ये बांदीपुर कहाँ है भाई? ये है कर्नाटका में, ये जीव अभयारण्य बांदीपुर कर्नाटका में। मानस कहाँ है? मानस, मानस है असम में। मानस कहाँ पे है? असम में। और रणथंभौर ये राजस्थान में, तो ये सही है। रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। आई रिपीट, बांदीपुर कर्नाटका, मानस असम, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा। विजिट क्लियर? अगला सवाल, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज, यहाँ पे क्या है? अष्टदिग्गज, ठीक है। देखो भाई शिवाजी के काल में अष्ट प्रधान थे। क्या थे? अष्ट प्रधान। शिवाजी के काल में क्या थे? अष्ट प्रधान। इसको भी डालेंगे अगले टेस्ट सीरीज में। कृष्णदेव राय के काल में अष्ट दिग्गज थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण देव राय। अब ये अष्ट दिग्गज क्या थे? ये 8 तेलुगु कवि थे। ये भी सवाल कई बार आता है कि अष्ट दिग्गज क्या थे? तेलुगु कवि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? तेलुगु थे। अब देखो अकबर के पास क्या थे? 9 रत्न। अकबर के पास 9 रत्न थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी 9 रत्न थे। तो आई रिपीट, शिवाजी के पास अष्ट प्रधान, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो 8 तेलुगु कवि थे, अकबर के दरबार में 9 रत्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी 9 रत्न। विजिट क्लियर? अगला सवाल, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? आसान सवाल है। अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव, ठीक है। और इन्हीं अर्जुन देव को जहांगीर ने अपनी बागी पुत्र खुसरो की सहायता करने की वजह से फांसी दे दिया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन देव। इसको फटाफट एक बार हम देख लेते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भाई, पहला जो सिख गुरु है वो गुरु नानक है, जिन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया। तो सिख धर्म का संस्थापक कौन हो गए? गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद, इन्होंने गुरमुखी लिपि और लंगर व्यवस्था की शुरुआत करी। तीसरा अमरदास, इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना करी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, इन सब का क्या किया? इन्होंने विरोध किया। जो चौथा है रामदास। रामदास, रामदास का अकबर से और अमरदास का, दोनों का अकबर से अच्छा संबंध था। तो रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी और इसी जमीन पर रामदास ने अमृत शहर की स्थापना करी, ठीक है। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन देव ने अर्जुन देव के काल से गुरु परंपरा वंशानुगत हो गया, ठीक है। ये सवाल आता है, इसे याद रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना, इन्होंने क्या करी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी। खुसरो को आश्रय दिया। ये बागी पुत्र था जहांगीर का। खुसरो जहांगीर का बागी पुत्र था और उसको आश्रय देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को पकड़ के फांसी दे दी। जो 6ठे गुरु थे वो क्या है? हरगोबिंद। 6ठे गुरु हैं हरगोबिंद। इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू सेना के रूप में स्थापित किया। अकाल तख्त की स्थापना करी। नगाड़ा को राजकीय चिन्ह बनाया, ठीक है। और शाहजहां से भी इनका संघर्ष हुआ। सवाल आएगा कि किस सिख गुरु का संघर्ष शाहजहां से हुआ था? तो ये थे हरगोबिंद, 6वें गुरु। तो अगले क्या आएंगे? 7वें। 7वें कौन थे भाई? 7वें थे हरे राय, दारा सिखों से अच्छा संबंध था। 8वें हरकिशन, ये अल्पायु थे, इनका काल सबसे छोटा रहा। और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर, अब ये औरंगजेब के काल के थे। औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय औरंगजेब से विद्रोह, औरंगजेब पता है बिल्कुल क्रूर था हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए। तो अकबर द्वितीय औरंगजेब से विद्रोह करके कहाँ चला गया? तेग बहादुर के पास। तो औरंगजेब ने तेग बहादुर को पकड़ के क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। ये जो अकबर द्वितीय है ये 2 लोगों को खाया है। अकबर द्वितीय की वजह से 2 लोगों की डेथ हुई। पहला तेग बहादुर और दूसरा
शिवाजी महाराज के पुत्र थे संभाजी, ठीक है। तो अकबर द्वितीय विद्रोह करके संभाजी के पास भी गया था और औरंगजेब ने संभाजी की भी हत्या कर दी थी। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी और पाहुल प्रणाली की शुरुआत करी। आई रिपीट, पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे रामदास अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव, छठे हरगोबिंद, सातवें हरे राय, आठवें हरकिशन, नौवें तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल इसे याद कर लीजिए। 10 जो गुरु हैं बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए, इसे याद होना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं विजिट क्लियर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये देखिए, ये नृत्य है और ये स्थानीय जो नृत्य है 2 तरह के होते हैं। नृत्य 2 तरह के, एक होते हैं शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा स्थानीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य अगले हम सीरीज में डाल देंगे, उसे बिल्कुल एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी हम स्थानीय नृत्य की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, बिहू कहाँ के हैं? असम के, सबको पता है। रंगोली महाराष्ट्र, कठपुतली राजस्थान, भांगड़ा गुजरात। ये क्या है? ये गलत है। भांगड़ा कौन करते हैं? पंजाबी भाई, ठीक है। तो भांगड़ा कहाँ से है? भांगड़ा पंजाब से है। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है, ठीक है। एक बार फटाफट देख लेते हैं। यक्षगान, 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 यक्षगान कर्नाटका में, छऊ झारखंड में, यक्षगान कर्नाटका में, छऊ झारखंड में, रासलीला यूपी में, कर्मा छत्तीसगढ़ झारखंड में, पांडव उत्तराखंड में, पांडवनी छत्तीसगढ़ में, गरबा व डांडिया गुजरात में। अब देखिए, ये राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, 13 ताली, कठपुतली। राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, 13 ताली, कठपुतली। भांगड़ा पंजाब में और बिहू असम में, ठीक है। तो आप क्या करें कि इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यक्षगान कर्नाटका में, आई रिपीट, यक्षगान कर्नाटका, छऊ झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल, रासलीला यूपी, कर्मा छत्तीसगढ़ झारखंड, पांडव उत्तराखंड, पांडवनी छत्तीसगढ़, गरबा व डांडिया गुजरात, घूमर कालबेलिया, 13 ताली, कठपुतली राजस्थान, भांगड़ा पंजाब और बिहू असम। अगला सवाल, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? यह सिलिकेट होता है। क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिकेट। देखिए सिलिकेट किस में है? तो सिलिकेट है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। अगला सवाल, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? गोदावरी कहाँ पे है? गोदावरी, गोदावरी आंध्र प्रदेश में, गोदावरी का जो मुहाना है। चिल्का झील उड़ीसा में, और महानदी उड़ीसा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट। आंसर क्या होगा? पुलिकट झील। ये जो पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, और इसी पुलिकट झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। विजिट क्लियर। अगला सवाल, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 65 वाला, उसमें ये सवाल आया हुआ है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसे बिल्कुल याद रखना है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला सवाल, सब्जियों का उत्पादन कहलाता है। देखिए भाई, इसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं। पहला है वर्मी कल्चर। क्या है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर। अर्थवंश का नाम सुना है? केंचुआ, ठीक है। तो केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर को क्या बोलते हैं? केंचुआ पालन। दूसरा है विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। विटीकल्चर क्या हो गया? अंगूर की खेती। और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम की खेती। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम की खेती। तो ओलेरीकल्चर को क्या बोलेंगे? ओलेरीकल्चर को क्या बोलेंगे? सब्जियों की खेती। तो सब्जियों का उत्पादन क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। तो आंसर क्या हो जाए? ओलेरीकल्चर। आई रिपीट, वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, और सेरीकल्चर, रेशम की खेती। विजिट क्लियर। अगला सवाल, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना था? पंतनगर। तत्कालीन यूपी के पंतनगर, वर्तमान उत्तराखंड के पंतनगर में। अभी पंतनगर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ये जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी?
1960 में, 17 नवंबर 1960 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो याद रखेंगे 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसी विश्वविद्यालय की देन है, जो कहाँ सबसे पहले शुरू की गई, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में। अगला सवाल, थर्ड वर्ल्ड संबंध शब्द किससे संबंधित है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? थर्ड वर्ल्ड, एक होता है ना कि ट्रेन के कोच होता है थर्ड क्लास, ठीक है, तो नाम से क्लियर है, थर्ड क्लास ही, थर्ड क्लास। तो थर्ड वर्ल्ड प्रयुक्त होता है विकासशील देश के लिए। किसके लिए? विकासशील देश के लिए। जो देश पिछड़े रहते हैं, ठीक है, जो अभी विकसित नहीं है, विकास के क्रम में लगे हुए हैं, विकासशील देश है, उनको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। हम लोग भी, इंडिया भी किस में आता है? थर्ड वर्ल्ड। अफ्रीकन का जो कंट्री है थर्ड वर्ल्ड, बांग्लादेश थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो जो विकासशील देश है उनको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, थर्ड क्लास जो ट्रेन का कोच है। अगला सवाल, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? बताइए भैया। प्रथम जनगणना, यहाँ पे सबसे पहले सवाल देखो, सवाल क्या है? प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना 1872, 1872 लॉर्ड मेयो, 1872 लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो के काल में लॉर्ड मेयो ने क्या कराया था? जनगणना कराया, लेकिन ये एक सुव्यवस्थित जनगणना नहीं थी, ऐसे ही रैंडम था, ठीक है। तो भारत में पहली बार सुव्यवस्थित जनगणना 1881 में स्टार्ट हुई, और इसको किसने करवाया? लॉर्ड रिपन ने। किसने करवाया? लॉर्ड रिपन ने। आई रिपीट, भारत में पहला जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में सुव्यवस्थित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, और तभी से 10 साल के अंतराल पे जनगणना लगातार भारत में होते आ रहा है। अगला सवाल, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भैया? 15 मार्च। कब मनाया जाएगा? 15 मार्च। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आता है एग्जाम में, इसको हमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। 32वां सवाल, गैट का तात्पर्य क्या है? यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आता है, ये बीपीएससी में भी आया हुआ है, तो इसको हमें याद रखना है। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट का फुल फॉर्म क्या हो गया? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बिल्कुल इसे रट जाना है, ठीक है। अगला सवाल, नरसिम्हा समिति का गठन किस लिए किया गया था? 2 बार किया गया था, एक 91 में और एक आई थिंक 96 में, ठीक है। तो नरसिम्हा समिति किससे है? बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो जवाब मिल गया, नरसिम्हा समिति का गठन किस लिए किया गया था? बैंकिंग सुधार के लिए। अगला सवाल, अब देखो यहाँ से कुछ करंट अफेयर के सवाल है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हमें बिल्कुल इसे याद रखना है। नमदा दस्तकारी का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो नमदा दस्तकारी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, यूटी हो गया है, राज्य नहीं रहा, ठीक है। और लद्दाख अलग हो गया, तो जम्मू कश्मीर को अब अलग बोलेंगे, लद्दाख को अलग बोलेंगे। इन्हें कि पहले वाला था तो एक ही में लद्दाख जहाँ आया तो जम्मू कश्मीर बोल दिए, ऐसा अब नहीं चलेगा, ठीक है। अगला सवाल, भारत में किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो देखिए ये मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी ये कहाँ के होते हैं? कोलकाता के होते हैं, तो आंसर मिल गया, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। भारत में किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। अगला सवाल, सक्षम 2020 अभियान का संबंध है, इंपॉर्टेंट सवाल। सक्षम 2020 अभियान का संबंध है ईंधन संरक्षण हेतु जागरूकता से। सक्षम 2020 अभियान का संबंध है ईंधन संरक्षण हेतु जागरूकता से। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दृष्टि बाधितों के लिए नोटों को पहचान हेतु जारी मोबाइल ऐप, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनी। क्या नाम है? मनी, नोट, रुपी, कैश, मनी,
तो आंसर क्या हो जाएगा? मनी। इसे हमें याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगला, ब्रू रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से? ये चर्चित रहा, ये जो जनजाति ग्रुप है ब्रू रियांग, ये हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है, इसे हमें याद रखना है। जो ब्रू रियांग जनजाति है वो किस राज्य में है? त्रिपुरा और मिजोरम में। किस राज्य में है? त्रिपुरा और मिजोरम में। अगला सवाल देखते हैं। फरवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र का 13वां प्रवासी प्रजाति पक्षी सम्मेलन, 13वां प्रवासी पक्षी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ गांधीनगर से। कहाँ संपन्न हुआ भैया? गांधीनगर से। तो इसे याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। जितने भी करंट अफेयर डाले हैं सब इम्पोर्टेंट है, सबको हमें याद रखना है और उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। अगला सवाल, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दरोगा प्रीलिम्स में आया हुआ था, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, और उसके पहले भी कई एग्जाम में ये आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। म से मुरलेन, म से मिजोरम, म से मुरलेन, म से मिजोरम। आई रिपीट, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? यह भी दरोगा में आया हुआ था। तो चुनाव सुधार, देखो अशोक मेहता और ये LM सिंघवी समिति, देखिए कंफ्यूज मत होना, पंचायती राज अलग है, चुनाव सुधार अलग है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए दिनेश गोस्वामी 1990 में, कब? 1990 में इसकी गठन किया गया था। ये किसके लिए? चुनाव सुधार के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। इतना तो पता होगा, ठीक है, तो दिमाग लगा लो। 5वीं पंचवर्षीय योजना, आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका काल क्या था? 1974 से 1978, 1974 से 1978, ठीक है। 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, तो 1974 से 1978, ठीक है। अब देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला सवाल, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो हिंदी में इसको पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लाया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में। कब लाया गया? 1878 में। कौन था? लॉर्ड लीटन था। कौन था? लॉर्ड लीटन के काल में, लॉर्ड लीटन, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में। कब लाया गया? लॉर्ड लीटन में। इसके पीछे थोड़ा सा कहानी सुन लो। देखो, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पत्रिका था सोम प्रकाश पत्रिका, ये निकालते थे। उसमें बड़ी क्रांतिकारी बातें लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने सोचा कि इनका हम काम कर ही देते हैं, तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। किसने लाया? लॉर्ड लीटन ने। और उसमें ये प्रोविज़न था कि जो भी, वर्नाकुलर मतलब होता है देसी भाषा में, ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज होता है उसको वर्नाकुलर बोलते हैं। तो उसमें प्रोविज़न था कि जो भी पत्रिका है सिर्फ इंग्लिश में होगी, ठीक। और वर्नाकुलर पत्रिका में अगर आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में पत्रकारिता करते हैं तो आपकी सारी संपत्ति क्या कर लेगी? जब्त कर ली जाएगी। और सोम प्रकाश पत्रिका की सारी संपत्ति जब्त कर भी ली गई, ठीक है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि एक पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका, ये बांग्ला संस्करण था, इसका बांग्ला में प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। आई रिपीट, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। और इसके संपादक क्या थे? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। इन्होंने क्या किया कि राती भर में, ये किस में प्रकाशित होता था? बांग्ला भाषा में। और अमृत बाजार पत्रिका को राती भर में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए,
तो इसे याद रखेंगे कि कौन सी पत्रिका रातों रात इंग्लिश में चेंज हो गई, अमृत पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष। किस लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी, बंगला में, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया, 1878। कौन लाया, लॉर्ड लीटन। विजिट क्लियर। कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। 1907 सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे दो भाग में बट गई थी, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो गरम दल के समर्थक थे, गरम दल वाले थे, वो चाहते थे कि सूरत में इनको बनाया जाए, बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे, जो नरमपंथी थे, वे नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को क्या बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। तो उन्होंने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया। इसी वजह से कांग्रेस में दो फाड़ हो गया, दो टूट हो गई, ठीक है, गरम और नरम दल। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो रास बिहारी बोस है ये गरम खून वाले थे। रास बिहारी बोस क्या थे, ये गरम दल के थे, और रास बिहारी घोष नरम दल के थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, रास बिहारी घोष, ठीक है। दिल्ली में गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, बड़ी सवाल पूछता है, ये याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब, 5 मार्च 1931। अगला सवाल देखते हैं। 1857 के विद्रोह में फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था। देखो फैजाबाद, ये भी जो 1857 के समय जो विद्रोह हुई थी, ठीक है, इससे संबंधित बहुत सारा सवाल आता है, तो हमें इसको याद रखना है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला साहब ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे फैजाबाद के मौलवी साहब। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन किसने किया। तो देखो भाई, दिल्ली में बहादुर शाह मुगल का अंतिम शासक, ठीक है, और जो सैन्य नेतृत्व था बख्त खां के हाथ में था। तो दिल्ली में बहादुर शाह, बख्त खां, कानपुर में नाना साहब, तत्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, यही रानी लक्ष्मीबाई, ठीक। और इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, और बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद के मौलवी साहब मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर में अजीमुल्ला। ये बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे याद रखेंगे। अगला सवाल, 1857 का विद्रोह ईसाइयों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का खुला संघर्ष था। ईसाइयों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का खुला संघर्ष था। इसको किसने बोला, तो किसने बोला, ये एलियार रिच साहब थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो 1857 का विद्रोह था वो ईसाइयों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान मिल के ईसाइयों को मार देना चाहते थे, ठीक है। अब देखो इसमें और भी विद्वान लोग हैं, तो एक बार देख लेते हैं किसने क्या बोला। टी.आर. होम्स, इसने बोला कि 1857 का विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच होने वाला संघर्ष था। देखो ये एक कदम आगे जाके बोल रहा, खुद को सभ्य बोल रहा, हम लोग को बर्बर बोल रहा। टी.आर. होम्स बोलता है कि 1857 का विद्रोह सभ्यता व बर्बरता के बीच होने वाला संघर्ष था। ये जो डिज़रायली इससे भी बड़ी सवाल पूछता है, क्योंकि डिज़रायली ने बोला था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, कौन सा विद्रोह था भाई, राष्ट्रीय विद्रोह। किसने बोला, डिज़रायली, ठीक है। जो अगला है जॉन लॉरेंस, तो जॉन लॉरेंस ने बोला यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस क्या बोला, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। आई रिपीट, एलियार रिच, इसने क्या बोला, 1857 के विद्रोह ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुसलमानों का खुला संघर्ष था। टी.आर. होम बोलते हैं भाई ये सभ्य और बर्बरों के बीच संघर्ष था। डिज़रायली बोलता है कि यह राष्ट्रीय संघर्ष था। जॉन लॉरेंस बोलता है यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। विजिट क्लियर। अगला सवाल, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने कराया। पुराना किला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। इसका आंसर होगा शेर शाह। पुराना किला किसने कराया, शेर शाह। बलबन मार देना, बलबन भूल के ही मत टिक लगा देना, गलत हो जाएगा। इसका निर्माण किसने कराया, शेर शाह ने।
अगला देखो इसमें देख लेते हैं। बलबन, जो बलबन जी थे, ठीक है, ये दिल्ली में लाल महल बनवाया। क्या बनवाया? लाल महल। देखो वो लाल किला था, ये लाल महल था, इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग बलबन टिक लगा देते हैं, लेकिन बलबन क्या बनवा? लाल महल, ठीक है। और इल्तुतमिश क्या बनवा रहा? इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका लड़का था नसरुद्दीन, उसका मकबरा है। अतकरीन का दरवाज़ा, अतकरीन का दरवाज़ा, इसे याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में। नागौर राजस्थान में। अतकरीन का दरवाज़ा कहाँ पे? नागौर राजस्थान में। तो इल्तुतमिश क्या क्या कर रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा रहा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अतरकीन का दरवाज़ा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, श्रीनगर, और इसी श्रीनगर में हौजे खास, ये सब दिल्ली में है। हजार सितून का महल, अलाई दरवाज़ा, सब दिल्ली में, ठीक है। शेर शाह, शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, झील के अंदर, अष्टकोणीय मकबरा, इसका निर्माण किसने कराया भाई? शेर शाह। और पुराना किला दिल्ली में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लाल महल बलबन ने, और पुराना किला शेर शाह ने। विजिट क्लियर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? कौन है भाई? हर्षवर्धन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें 4 किताबें हैं और इसमें से हमें बताना है कौन सा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष चरित्र। भूल के भी हर्ष चरित्र मत लगा देना, क्योंकि इसमें हर्ष है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सवाल दिया गया, ये सवाल आता भी एग्जाम में। हर्षवर्धन की रचना हर्ष चरित्र नहीं है। देखो इसका रचना 3 ही है, और 3 को हम कैसे याद रखेंगे? पिराना। कैसे याद रखेंगे भाई? पिराना, वो मछली पिराना मछली होती ना, वैसे ही हमें याद करना है, पिराना। पी से प्रियदर्शिका, पी से प्रियदर्शिका, र से रत्नावली और नागनंद या फिर नागानंद, ठीक है। तो पिराना, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो हर्षवर्धन की रचना पिराना, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो हर्षचरित्र किसने लिखा? बता दो, हर्षचरित्र किसने लिखा? तो इस हर्षचरित्र की रचना वाण भट्ट ने किया। किसने किया? वाण भट्ट। किसने किया भाई? वाण भट्ट। तो याद रखेंगे, हर्षचरित्र की रचना वाण भट्ट, और हर्षवर्धन की 3 किताबें, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, पिराना। तो